नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम की इस फेसबुक लाइव की सीरीज में तू में एक रक्त के तहत पिछले दिनों हमने ये सुना था कि कल्याण आश्रम की स्थापना सन 1952 में वनयोगी बाला साहब देशपांडे के द्वारा दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र जशपुर में की गई थी। 1952 में कल्याण आश्रम की स्थापना जब हुई थी तब जनजातीय समाज की स्थितियां और हमारे कार्य का प्रारंभ उस समय अलग प्रकार की परिस्थितियों में था, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ में जनजातीय क्षेत्रों की भी स्थितियां बदली और जनजातीय समाज के अंदर भी स्थितियां बदलती गई। 1952 में जहां पढ़ने लिखने को लेकर जागृति करना थी, प्राथमिक विद्यालयों का प्रारंभ करना था, जनजातीय समाज के लोग पढ़ने के लिए बच्चों को भेजे इसके लिए जागरण करना था, आगे जाकर विशेषकर 21वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते स्थितियां यहाँ पहुँचने लगी कि बड़ी संख्या में जनजातीय छात्र छात्राएं अपने गांवों से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करके कस्बों और शहरों तथा बड़े महानगरों की तरफ पढ़ाई के लिए आने लगे। शासकीय यंत्रणा के भी कई छात्रावास इन स्थानों पर बड़ी संख्या में दिखते हैं। जहां हमारे छात्रावास में 30, 40, 50 विद्यार्थी रह के पढ़ सकते हैं, इतनी ही सुविधा हम जुटा पाते हैं, वहीं हजारों की संख्याओं में जनजातीय छात्र छात्राएं शहरों में आकर रह के पढ़ ही रहे हैं, ये भी एक चित्र ध्यान में आता है। और इसलिए नगरीय समितियां जो हमारी हैं उनके ध्यान में जब ये परिस्थिति आती है तो इन विद्यार्थियों के बीच में हमने कुछ काम करना चाहिए ताकि 40-50 विद्यार्थियों की जगह हजारों विद्यार्थियों तक हमारा संपर्क संबंध भी आ सकता है और उनके विकास में हम कुछ सहयोगी बन सकते हैं क्या, ये प्रश्न समितियों के सामने रहता ही है। इसी तारतम्य में अलग अलग समितियों ने देश में अलग अलग प्रकार के कार्य इन विद्यार्थियों के बीच में प्रारंभ किए। छत्तीसगढ़ प्रांत में बिलासपुर की नगरीय समिति जो थी उसने भी इन शासकीय छात्रावासों में अलग अलग कार्यक्रमों के लिए जाना आना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ध्यान में आया कि इन छात्रावासों के अंदर रहने वाले जो छात्र हैं वो शैक्षणिक दृष्टि से शहर के छात्रों की तुलना में थोड़े कमजोर हैं और इसलिए इनके बीच में कुछ न कुछ इस प्रकार का काम करना चाहिए जिससे जो छात्र एक बार कॉलेज तक पढ़ने आ गया है वो निश्चित स्थान तक पहुंच जाए, यानी उसको शासकीय नौकरी मिल सकती है क्या, जो मिलना कोई बहुत कठिन काम नहीं था। क्योंकि हम जानते हैं कि शासन ये घोषित करता है कि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ एसटी के बैकलॉग के पद हैं। मध्य प्रदेश शासन में ही बैकलॉग के 1 लाख से ज्यादा पद हैं जो पद खाली पड़े हैं। और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि बड़ी संख्या में जनजातीय छात्र छात्राएं ग्रेजुएट होके बिना नौकरी के घूम रहे हैं। इन दोनों में तालमेल बिठाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के हिसाब से एक प्रकल्प का प्रारंभ किया। सन 2010 को 14 नवंबर के दिन तत्कालीन राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सोमैया जुलू ने इस प्रकल्प का बिलासपुर में उद्घाटन किया। तो इसका नाम रखा गया निर्माण प्रकल्प। बिलासपुर के नाम से प्रारंभ ये प्रकल्प अपने प्रारंभिक समय में ही नई नई सफलताओं को छूने लगा। प्रारंभिक काल में ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जो वहाँ के शासकीय छात्रावासों में रहते थे तथा अन्य जगह कमरा लेके रहते थे, किराए से कमरा लेके पढ़ने के लिए आए हुए थे, ये बड़ी संख्या में निशुल्क चलने वाले इस संस्थान में आने लगे और अपनी पढ़ाई करने लगे। इनके लिए भी ये पहला अवसर था जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे, विशेषकर
उस समिति से जुड़े हुए श्री ब्रजेंद्र शुक्ला जी, उनका अपना कोई संस्थान, बड़ा संस्थान गुरुकुल ICS के नाम से वहाँ चलता था, उनका भी अनुभव आता था कि उनके संस्थान में जो शिक्षार्थी आते हैं और ये जो शिक्षार्थी आते हैं, इनके स्तर में काफ़ी अंतर है और इसलिए यहाँ पढ़ाने का कोई दूसरा तरीका हमको लेना पड़ेगा। परंतु वर्ष भर के अंदर ही परिणाम चौंकाने वाले आने लगे। जिन छात्रावासों से में सरकारी नौकरियों में जाने के लिए छात्रों को अभी ये जानकारी भी नहीं थी कि परीक्षाएं कौन सी होती हैं, उन छात्रावासों के अंदर वर्ष 1.5 वर्ष के अंदर ही कई छात्रों के चयन परीक्षाओं में होने लगे। कुछ तो परिणाम काफी चमत्कारिक थे। निमेश ध्रुव नाम के एक छात्र थे, उन्होंने पटवारी की चयन परीक्षा में जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन प्राप्त किया। मतलब उनके नंबर जो आए वो जनरल कैटेगरी के लायक आए। लगभग 200 परीक्षार्थी ऐसे निकले जो विभिन्न परीक्षाओं को पास करते हुए शासकीय नौकरियों में चले गए। कुछ परीक्षार्थी हमारे ऐसे भी थे उस समय, कुछ शिक्षार्थी इस प्रकार के भी थे। विशेषकर 2 शिक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने PSC की प्रीलिम्स परीक्षा अंडर एज पास कर ली। मतलब वो 21 वर्ष के हुए नहीं थे और उन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा में पास हो गए। वो मेंस नहीं दे पाए क्योंकि अंडर एज थे। कई शिक्षार्थी बैंक की नौकरियों में लगे, कुछ बैंक में PO बने, कोई क्लर्क बने, कोई पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। पुलिस में जाने वालों की संख्या तो बहुत थी। अलग अलग नौकरियां जो छत्तीसगढ़ सरकार की थी उसके अंदर ये शिक्षार्थियों के चयन अगले 2-3 वर्षों में होने लगे और निर्माण प्रकल्प इन सफलताओं के साथ आगे बढ़ने लगा। परंतु वनवासी कल्याण आश्रम के इस प्रकल्प में आने वाले विद्यार्थियों के सामने ये भी चर्चाएं लगातार चलती रहती थी कि हमारा समाज किस प्रकार का है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता कितनी है, हमारा देश कैसा है, देशभक्ति क्या होती है, सामाजिक कार्य किस प्रकार से चलते हैं, कल्याण आश्रम ने अपने काम किस प्रकार से 1952 से लेकर आज तक किए हैं। तो उसका परिणाम निकला कि इन प्रकल्पों में आने वाले विद्यार्थियों ने स्वयं इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने हाथ में लिया और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, विद्यार्थियों की तरफ से प्रस्ताव आया कि जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोगों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, हमारी कक्षाएं लग रही है, क्या हम वैसी कक्षाएं अपने नीचे के छात्रावासों के छात्र छात्राओं के लिए ले सकते हैं क्या। और वहां से प्रारंभ हुआ कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को पढ़ाने का सिलसिला। प्रारंभ में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई जब प्रारंभ कराई गई और 10वीं के परिणाम ये चौंकाने वाले आए। बड़ी संख्या में छात्र फर्स्ट डिवीजन पास आए, कुछ छात्रों के 84-85% आए। एक छात्र जिसके पिताजी मजदूरी करते थे गांव में, उसका मेरिट में नाम आया, दीपक मनहर उसका नाम था। जब रिजल्ट आया और मेरिट में नाम आया तब पत्रकार ने फोन करके उसको बताया कि तुम्हारा मेरिट में नाम आया है। वो इतने दूरस्थ गांव में रहता था कि उसको ये भी नहीं पता था कि उसका रिजल्ट आ गया है। ये शासकीय छात्रावासों में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में मैं बता रहा हूँ। आगे छात्रों ने कहा कि 10वीं के बाद अगर हम गणित विषय लेते हैं तो हमें पढ़ाएगा कौन। निर्माण प्रकल्प ने वो भी जवाबदारी अपने हाथ में ली और 11वीं और 12वीं की गणित के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, बायोलॉजी ये कक्षाएं लगाना प्रारंभ किया। शहर में बच्चे अपनी तैयारी विशेषकर IIT के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए, मेडिकल कॉलेजों के लिए गर्मी के अवकाश से ही, ग्रीष्मकालीन अवकाश से प्रारंभ कर देते हैं। निर्माण प्रकल्प के जो चलाने वाले समितियां थी उनको ध्यान में आया कि इसी प्रकार की सुविधा क्या हम जनजातीय छात्रों को दे सकते हैं और इसके लिए वहां से शुरू हुआ निर्माण प्रकल्प का ग्रीष्मकालीन वर्ग। 40 दिन का ये वर्ग 1 मई से प्रारंभ होकर 10 जून तक चलता है, जिसमें लगभग 300 विद्यार्थी,
जिसमें छात्र छात्राएं दोनों शामिल रहते हैं, 40 दिन के लिए आके बिलासपुर में रहते हैं। ये वर्ग आवासीय वर्ग रहता है, पूर्णतः आवासीय वर्ग रहता है, जहाँ आवास, भोजन, पढ़ाई, ये सारी व्यवस्थाएं वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा की जाती है। और इन 300 छात्रों को 40 दिन में रखकर उनके विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाने के साथ साथ विविध विषयों पर व्यक्तित्व निर्माण, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, कुछ सक्सेस स्टोरीज नगर के लोग आके उनको बताते हैं। इसके परिणाम भी काफी चौंकाने वाले आए। हमारे यहाँ के छात्र NIT सूरत कल तक भी प्रवेश पाए। एक छात्रा का सिलेक्शन IIT में भी हो गया और अनेकों छात्र अपनी आगे की पढ़ाई की ओर अग्रसर हुए। जिन छात्रावासों में गणित विषय लेना इसकी कल्पना भी छात्र नहीं करते थे, वहां पर BSc MSc करने वाले छात्र खड़े हो गए। और यही वो छात्र थे जिन्होंने आगे निर्माण प्रकल्प में भी पढ़ाने का जिम्मा लिया। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसकी रेगुलर कक्षाएं, वर्ष भर चलने वाली कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क ये निर्माण प्रकल्प में प्रारंभ हुई। हम जानते हैं कि हमारे देश में कुछ जनजातीय समूह ऐसे हैं जो अति पिछड़े हैं, जिनको प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार की प्रिमिटिव ट्राइब बैगा ये बिलासपुर के आसपास भी निवास करती है और इनके लिए भी शासकीय योजनाओं में छात्रावास वहाँ चलते हैं, जहाँ पर आके बच्चे रहते हैं। इन प्रिमिटिव ट्राइब के लिए शासन 12वीं पास बच्चों को भी नौकरी देता है। पर हमको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पूरी ट्राइब में जो हजारों की संख्या में उन 2-3 जिलों में रहती है, 50 लोग भी 12वीं पास नहीं है, उतने ही लोगों को नौकरियां थी। बाद में प्रयत्न पूर्वक बैगा समाज के छात्रावासों में बैगा समाज के छात्राओं को 9वीं 10वीं से पढ़ाना शुरू किया, ताकि ये छात्र भी कम से कम 12वीं पास कर ले। 12वीं पास करना इतना बड़ा काम है क्या? पर उनके लिए तो वो काम भी बहुत बड़ा था जिस पृष्ठभूमि से वो लोग आते थे। और इसलिए ऐसे 3 छात्र पिछले बार 12वीं की परीक्षा पास हुए, फर्स्ट क्लास पास हुए। कॉलेज की पढ़ाई करते हुए शासन ने उन्हें शिक्षक की नौकरी दे दी। तो हमारे थोड़े प्रयत्नों से भी पिछले 8-10 वर्षों के अंदर बिलासपुर के छात्र छात्राओं के बीच में ही नहीं तो नगरीय समाज के अंदर भी निर्माण प्रकल्प ने अपना एक स्थान बनाया है। केवल ये छात्र सरकारी नौकरियों में गए, अपने परीक्षाओं में इन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए, इतना ही नहीं था, तो उन्होंने निर्माण प्रकल्प की कक्षाओं को चलाना, पढ़ाना। जो छात्र नौकरियों में गए उन्होंने वार्षिक रूप से कुछ न कुछ धनराशि निर्माण प्रकल्प के लिए देना, ये तो किया ही। साथ में बहुत सारे छात्र वनवासी कल्याण आश्रम के नियमित कामों से भी जुड़े। छत्तीसगढ़ प्रांत के युवा जनजातीय कार्य के प्रमुख जो आज पटवारी की नौकरी में हैं, वो निर्माण प्रकल्प में से ही निकले हैं। कुछ छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय के लिए कल्याण आश्रम के लिए पूर्णकालिक भी गए। तो इस प्रकार निर्माण प्रकल्प की सफलता को देखते हुए आगे ये मॉडल रिप्लिकेबल हो सकता है क्या? अन्य स्थानों पर भी ऐसा किया जा सकता है क्या? जब ये विचार किया तो हमने देखा निर्माण प्रकल्प रांची, निर्माण प्रकल्प भोपाल, सेवा भारती ने निर्माण प्रकल्पों को देख के इंदौर में दिशा प्रकल्प प्रारंभ किया। और कोरोना के इस काल में जब भौतिक रूप से कक्षाएं लगना असंभव हो गया और ये वही समय था जब ग्रीष्मकालीन वर्ग का भी समय हमारा रहता था, तो इस समय भी निर्माण प्रकल्प ने ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की और प्रयत्न पूर्वक इन जनजातीय छात्रों को तथा अन्य छात्रों को ऑनलाइन जोड़ने का प्रयास किया। और खुशी की बात यह है कि इस प्रयोग में भी हमें अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुई। 10वीं 11वीं 12वीं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की कक्षाएं निरंतर पिछले 1
1 अप्रैल से जारी है और इसमें अच्छी मात्रा में छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। कुछ छात्राओं को तो इसमें भाग लेने में ज़्यादा सुविधा है क्योंकि आना जाने का जो परेशानी है उससे मुक्ति मिल गई, ऐसा उनका कहना है। और इसलिए लॉकडाउन के इस समय में घर बैठे भी उनकी परीक्षाओं की और पाठ्यक्रमों की तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो पा रही है। इस प्रकार का अनुभव इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी मिल रहा है और इसलिए कल्याण आश्रम का ये जो युवा कार्य है, जो किशोर अवस्था के बच्चों से शुरू होकर युवकों तक पहुंचता है, इसी युवा कार्य के विस्तार के लिए, जिसे हम तू में एक रक्त कहते हैं, इस तू और मैं का ही भेद समाप्त करना, वास्तव में कल्याण आश्रम का तो यही काम है। ग्राम, नगर और वनवासी हम सब हैं भारतवासी, इस भाव को जगाना। और इसलिए जनजातीय छात्रों को नगरों का अनुभव और नगरीय छात्रों को जनजातीय क्षेत्र का अनुभव, ये अनुभव कराने के लिए बड़ी संख्या में नगरीय छात्रों को भी संपर्क में लाकर जनजातीय क्षेत्रों की अनुभूति कराने का काम भी प्रारंभ हुआ। और इस युवा कार्य के अंतर्गत इस काम को प्रारंभ करते हुए भी अच्छे परिणाम पूरे देश में प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें से नगरीय समाज के युवाओं को विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों की परिस्थितियों को समझने में, जनजातीय समाज को समझने में और जनजातीय समाज के बीच में काम करने की आवश्यकताओं को समझने में काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है। और इस तू में एक रक्त की श्रृंखला में इस प्रकार का जो युवा जनजातीय आयाम का प्रयोग है, जो युवकों के बीच में हमारा कार्य है, इस कार्य को हम पूरे देश में सफलतापूर्वक कर रहे हैं। धन्यवाद।